हेलो बच्चों। आज इस वीडियो में हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट से हटकर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। वो टॉपिक है मोटिवेशनल केमिस्ट्री। अब ये वर्ड कहाँ से आया? हुआ ऐसा, एक सोशल गैदरिंग में मैं इनवाइटेड थी और मेरे साथ कुछ नेबर्स भी इनवाइटेड थे। वहाँ पर हम मिले, जैसे हाय हेलो होती है ऐसे एक दूसरे से हाय हेलो की, फिर पूछा जाके जनरली पूछते हैं बच्चे कैसे हैं। बस ये पूछना ही था, तो पेरेंट्स का तो बस एकदम विस्फोट हो गया। बस पूछो मत, बच्चे तो बात ही नहीं सुनते हैं, पढ़ते ही नहीं हैं, सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। अभी बस 1 डेढ़ महीना तो एग्ज़ाम्स का रह गया है। अब आप ही कुछ ऐसा करिए, आप टीचर हैं, आपकी बात बच्चे समझेंगे। आप बच्चों से बात कीजिए, आप बच्चों को समझाइए। भाई ठीक है, आराम से आप बच्चों को मेरे पास भेज देना, मैं बच्चों से बात कर लूँगी। अच्छा जी, बच्चे मेरे पास आए, फिर बच्चों से मैंने बातें शेयर की। तो मुझे लगा ये बातें मैं अपने ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ भी शेयर करूँगी। तो मोटिवेशनल केमिस्ट्री क्या है? मोटिवेशनल केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री बिटवीन आवर माइंड एंड आवर बॉडी। जैसे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो गुड फ्रेंड्स या बेस्ट फ्रेंड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो कहते हैं ना, उसके साथ मेरी अच्छी बनती है क्योंकि मेरी और उसकी केमिस्ट्री मैच करती है। ठीक है, ऐसे ही हमारा माइंड और हमारे बॉडी दोनों की केमिस्ट्री अगर मैच कर जाए तो भाई साहब सक्सेस की टॉप मोस्ट लेवल पर आप पहुंच जाएंगे। दोनों माइंड एंड बॉडी बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। एक की हेल्थ खराब होती है, उसका असर दूसरे के ऊपर पड़ता है। अगर माइंड की हेल्थ खराब है तो बॉडी के ऊपर असर पड़ेगा, बॉडी की हेल्थ खराब है तो माइंड की हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ेगा। बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। तो केमिस्ट्री इक्वेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, साउंड बॉडी, साउंड माइंड, अगर इन दोनों की केमिस्ट्री मैच करती है तो क्या मिलेगा? सक्सेस और हैप्पीनेस। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, इस इक्वेशन को कौन से फैक्टर्स हैं जो इस इक्वेशन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं, जो कैटालिस्ट का काम करते हैं, और कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रिएक्शन को डीकैटालाइज करते हैं। तो अब एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताती हूँ। आप अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है, आपकी उंगलियां नाचना शुरू कर देंगी, डांस करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, नाम देख लिया, बेस्ट फ्रेंड है, फ़ोन नहीं उठाया तो नाराज़ हो जाएगा, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चलेंगे। माइंड कह रहा है नहीं पढ़ ले, एग्ज़ाम सिर के ऊपर है, लेकिन जो आपकी फिंगर्स हैं वो तो मान नहीं रही हैं बात। इसका मतलब क्या है? आपके माइंड और बॉडी के बीच के जो केमिस्ट्री है वो ठीक नहीं है। ठीक है, माइंड कह रहा है कि ये टाइम पढ़ाई करने का है, फ्रेंड का फ़ोन उठाकर सुनने का टाइम नहीं है। आपकी फिंगर्स पीछे चली गई, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी और माइंड के अंदर केमिस्ट्री मैच कर रही है। अरे क्या है, फ्रेंड का ही तो फ़ोन है, आपने जितना सोचा है, आपका मन लग रहा है, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी पढ़ाई में हो रही है, तो फ्रेंड कोई भागा थोड़ी जा रहा है, आप अपना काम पूरा कर लीजिए, फिर फ्रेंड से बातें कर लेना। अगर आपका फ्रेंड बुरा मान जाता है तो वो आपका गुड फ्रेंड नहीं है, वो आपका टॉक्सिक फ्रेंड है। ऐसे ऐसे उसको क्या कहते हैं? टॉक्सिक फ्रेंड्स। और इन टॉक्सिक फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम मत खराब करिए। इन टॉक्सिक फ्रेंड्स को अपनी लिस्ट से बाहर निकाल दिए। आपका गुड फ्रेंड होगा, जब आप बाद में फ़ोन करेंगे तो आपकी बात को समझ लेगा कि भाई मैं पढ़ रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, कंसंट्रेशन बनी हुई थी, तो मैं उसको ब्रेक नहीं करना चाहता था। यहीं पर मैं एक किस्सा अपने घर का सुनाती हूँ। मेरा बेटा जब 12th स्टैंडर्ड में था, अभी तो वो जॉब में है, तो बच्चे तो सभी ऐसे ही होते हैं, पढ़ने का तो मन किसी का भी नहीं करता है। तो जी पढ़ने बिठाया, 5-10 मिनट भी नहीं हुए थे, एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया। देखा मैंने तो, अरे तुम तो फ़ोन पे लगे हुए, क्या हुआ, तुम तो पढ़ाई कर रहे थे। कि नहीं, वो उसका फ़ोन आ गया। तो क्या हुआ, क्यों किया उसने फ़ोन? वो ना अपनी पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना चाह रहा था, उसका मेरे से बात करने का मन कर रहा था। मैंने कहा बहुत बढ़िया, फिर तुम तो सबको एंटरटेन करो, किसी भी फ्रेंड को ब्रेक लेना होगा तुम्हारे पास फ़ोन आ जाएगा।
अगर मैंने बेटे से पूछा, अगर तुम्हारा ब्रेक लेने के लिए मन करे और तुम अपने फ्रेंड को फ़ोन करोगे तो फ्रेंड तुम्हारा उठा लेगा जिसका फ़ोन अभी अभी आया था? शायद नहीं। मैंने कहा फिर? तो प्रायोरिटीज़, तो फैक्टर क्या क्या हुआ इन दोनों बातों का जो मैंने अभी किससे आपको सुनाया है? प्रायोरिटीज़। तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। नंबर 1 फैक्टर इज प्रायोरिटी। तो आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। आपको अभी स्टूडेंट हो तो और एग्ज़ाम सिर के ऊपर है तो आपका जो स्टडीज़ है वो प्रायोरिटी में लिस्ट के ऊपर होना चाहिए। जो मैंने दूसरा किस्सा आपको सुनाया कि पढ़ाई करते हुए फ़ोन उठाने वाला, तो इसमें आपकी एनालाइजिंग पावर, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। कौन सा गुड फ्रेंड है, कौन सा टॉक्सिक फ्रेंड है, ये एनालाइज करना आपको आना चाहिए। अच्छा, अब जो मेरे पास बच्चे आए थे जिनसे मैंने बातें की थी, उसमें ज़्यादातर सभी बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि हम ज़्यादा टाइम, मतलब पेरेंट्स की डिमांड तो ये होती है कि हम कंटिन्यूसली 2-2 3-3 घंटे पढ़ते रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम ज़्यादा टाइम के लिए कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो भैया इतना स्कूल में जो आपके टाइम टेबल बनता है, पीरियड बनते हैं 40 और 45 मिनट्स के, इसीलिए तो बनाए गए हैं। इतनी लंबे टाइम के लिए पढ़ाई नहीं हो सकती, इतनी टाइम के लिए कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो आपको घर में भी जब आप पढ़ रहे हैं तो आप 40 मिनट्स के साथ के बाद में एक ब्रेक ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो ब्रेक है ये आपकी 2 मिनट से लेकर 4 मिनट्स तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और वीडियो गेम्स पे तो भूल कर भी नहीं जाना है, वीडियो गेम्स नहीं करना है। तो जो ये आप ब्रेक ले रहे हो, इस ब्रेक के अंदर आप गुड वर्क करेंगे। अब ये गुड वर्क क्या होता है? गुड वर्क, घर में प्लांट्स होते हैं, ठीक है, आप उनमें पानी डाल दो। ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 2 मिनट जाके उनके पास बात कर लो। हो सकता है उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, उन्हें पानी की ज़रूरत है या अपनी कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। आप उनको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने उनके कुछ काम आए। 2 मिनट बातें भी कर लोगे तो उनको अच्छा लगेगा। मदर है, काम में थकी हुई हैं, आप एक चाय बना के दे दोगे, अच्छा लगेगा। आपका घर ग्राउंड फ्लोर पर है, गार्ड भैया वगैरह होते हैं, आप 2 मिनट जाके उनसे हेलो करोगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। आप उन्हें रिस्पेक्ट से बात करोगे, वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ मैंने बताई हैं, ठीक है, इनसे हैप्पीनेस आती है। और हैप्पीनेस से आप जब दोबारा अपनी पढ़ाई पर वापस आना चाहेंगे तो ये आपको मोटिवेट करेंगी, इस रिएक्शन को आगे कैटलाइज करेंगी ये सारी एक्टिविटीज़। तो ये जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है इसमें भी गुड वर्क होता है, इसमें भी रिवार्ड मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं गुड वर्क का। तो ये आपका गुड वर्क है। आपका रिवार्ड क्या हुआ? आपको आप हैप्पी हो गए, खुश हो गए, और उस हैप्पीनेस से आप अपनी पढ़ाई में और ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पर। नेक्स्ट फैक्टर इज प्लान योर स्टडीज। थर्ड फैक्टर इज प्लान योर स्टडीज। अच्छा, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। नहीं, प्लानिंग नहीं है, आप घूमते हुए आ गए स्टडी टेबल पे, जिस भी सब्जेक्ट की बुक है उठा लिया, कुछ पता ही नहीं कितने चैप्टर्स हो गए, कितने करने हैं। तो प्लानिंग इज़ मस्ट। और एक बात मैं और भी यहाँ पर कहना चाहूँगी कि पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट मत पढ़िए। पूरा दिन फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं या पूरा दिन मैथ्स ही पढ़ रहे हैं या पूरा दिन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बोर हो जाओगे। तो आप एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट्स तो लेकर चलिए, और आप उसमें देख लीजिए कि आपको 1 चैप्टर तीनों का लेना है या 1.5, 2, 3, जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली। ऐसे नहीं कि मतलब मैं तो 9 चैप्टर्स कर लूँगा रात तक, या 6 चैप्टर्स कर लूँगा मैं तो आज। अब वो एंड में जाके नहीं पूरे होंगे तो फिर आपको ख़राब लगेगा, आपका मूड ख़राब होएगा, आपको लगेगा मेरे से तो प्लानिंग होती नहीं है, मेरे से तो ये सब प्लानिंग मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे नेगेटिव थॉट आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। तो एक कहावत है ना, उतना बोझा उठाओ जितना सहन कर सको। तो जब आप प्लान कर रहे हैं तो आप उसमें प्लानिंग में उतने ही चैप्टर्स डालो जितना आप कर सकते हैं। तो प्लान योर स्टडीज़, ये फैक्टर। और अगर जितना आपने सोचा उतना कर लिया तो इन द एंड ऑफ द डे जब तुम सोने के लिए जाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे वाह, मैंने तो आज जितनी प्लानिंग की थी मैंने तो उतना सारा कोर्स कर लिया, ठीक है। तो सोच समझ के जितना आप कर सकते हैं उतना ही प्लान करिए।
अच्छा, अब क्या हुआ, आपने प्लानिंग कर ली, आधा दिन तो बड़े अच्छे से जा रहा था, फिर क्या हुआ, कोई भी फैक्टर हो सकता है, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, हेडेक हो गया, घर में किसी और की भी हेल्थ ख़राब हो सकती है, या आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, कोई भी फैक्टर हो सकता है। तो उसमें ऐसे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे है, आपका जो आज का काम रह गया, आज नेक्स्ट डे आप उसको उस प्लानिंग के अंदर ऐड कर लेना। नेक्स्ट डे आपको थोड़ा सा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर इज बिलीव इन योर सेल्फ। अब इसके ऊपर मैं फिर से आपको एक किस्सा सुनाऊंगी। ये मेरी ही क्लास के बच्चे का है। है तो था ये लास्ट ईयर की बात। एक तो क्या हो रहा है, आजकल बच्चे स्कूल नहीं जाते, सितंबर अक्टूबर से स्कूल जाना बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उस बच्चे का यही था कि वो स्कूल आना बंद कर दिया था, और इस सोच के कि मैं जितना घर में बैठूंगा उतना ज़्यादा मैं पढ़ाई कर लूँगा, ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ पढ़ाई को। एंड तक आते आते दिसंबर जनवरी के मंथ में जो अभी टाइम चल रहा है, वो मैं तो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मेरे से नहीं हो रही है स्टडीज़, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं एग्ज़ाम से वो विड्रॉ करने के उसमें था। अच्छा, पेरेंट्स भी परेशान, स्कूल में पेरेंट्स भी आए, बच्चा भी आया, बच्चे का फेस बिल्कुल उड़ा हुआ। तो वहाँ हमसे बात की, टीचर से बात की कि ये तो ऐसे ऐसे बोल रहा है। फिर हमने उस बच्चे को समझाया, अरे तुम तो इतना अच्छे बच्चे हो, तुम सब यूनिट टेस्ट भी देते हो, तुम क्लास में अच्छा काम करते हो, तुम ऐसे कैसे सोच रहे हो कि तुम नहीं अच्छा कर सकते हो, बिल्कुल अच्छा करोगे। तो आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। हमने उस बच्चे को कहा तुम स्कूल में आओ। वो बच्चा स्कूल में आया, प्रिंसिपल मैडम ने हमें उसे बच्चे को परमिशन दे दी, लाइब्रेरी में एक उसको टेबल चेयर बैठने की जगह दे दी। और जो हम टीचर्स थे, सब्जेक्ट टीचर्स, अपने टाइम टेबल के तब भी हम अकॉर्डिंगली जब फ्री होते थे तो हम लाइब्रेरी में ही उस बच्चे को पढ़ाने चले जाते थे। तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वापस आया, और ब्रेक टाइम में और बच्चों से भी मिला, उसकी क्लास के भी और दो चार बच्चे ऐसी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने आ जाते थे। तो जब वो घर से बाहर निकला, अपने फ्रेंड्स के साथ मिला, स्कूल के अपनी डिफ़िकल्टीज उसने टीचर्स के साथ शेयर की, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस आ गया। उसने एग्ज़ाम भी दिया और बहुत अच्छे मार्क्स से उसने 12th भी पास की, और आगे कहीं एंट्रेंस भी क्लियर कर लिया। तो बच्चों, यहाँ पर मैं बस एक यही बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ, बुल होता है ना, उसके जो सींग होते हैं, वो उनको प्रॉब्लम समझो, और वो अपने सींगों के साथ तुम्हें हिट करने की कोशिश कर रहा है, और तुम उन प्रॉब्लम से भागने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे हिट करेगा और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। नहीं, भागना नहीं है, उस सिचुएशन का सामना करना है। तो बुल के सींगों को पकड़ के, प्रॉब्लम को पकड़ के उसका आप फेस करोगे, उसको उसका सामना करोगे। ठीक है। और अब उस बच्चे का कोई एक साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, जो मैंने अभी आपको बच्चे का एग्जाम्पल दिया, कोई एक साल वो अगर विड्रॉ कर लेता तो कोई ऐसे कोई नहीं था कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन अगर वो इस बारी पीछे हटता, अगर हम उसको कहते कि ठीक है, बच्चे की हाँ में हाँ मिला देते, तो वो कभी भी प्रॉब्लम को फेस कभी कर नहीं सकता था ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को फेस। तो हमने उसे उस प्रॉब्लम से लड़ना सिखाया, पेरेंट्स ने, हमने उस बच्चे के साथ कोऑपरेट किया, और बच्चे ने भी कोऑपरेट किया, बच्चे ने भी हमारे अकॉर्डिंगली बात मानी। ठीक है। और वो उस प्रॉब्लम से लड़ा और जीत गया। तो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बच्चों को सामना करना पड़ता है, और जो कोई बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने अभी इस बच्चे का एग्जांपल दिया, उसने सोच लिया मैं फेल हूँगा। ठीक है। इसी तरीके से आप पढ़ रहे हो, आपको कोई सब्जेक्ट आपके दिमाग से उड़ रहा है, भैया ये तो मेरे से नहीं होने वाला, तो आपको उस समय क्या करना है? तो ये बिलीव इन योर सेल्फ, प्रॉब्लम से लड़ना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, तो नेक्स्ट पॉइंट से पहले मैं एक बात और बता दूं, ये जो फैक्टर्स हैं ये सारे इस इक्वेशन को, माइंड एंड साउंड बॉडी की जो आपके बीच में जो केमिस्ट्री है उसको मैच करने के लिए ये सारे फैक्टर्स फेवरेबल है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेस। अच्छा, अब देखिए स्ट्रेस के भी बहुत सारे लेवल्स हैं। अगर स्ट्रेस, जैसे कहते हैं ना, वरी, मतलब यू शुड बी वरीड अबाउट योर स्टडीज, यू शुड बी वरीड अबाउट योर सेल्फ, तो जब तक स्ट्रेस वरी की फॉर्म में है तब तक तो इट इज़ ओके। ठीक है। एग्ज़ाम, जैसे अभी हमने फैक्टर्स किए कि हमें स्टडीज़ की प्लानिंग करनी है और कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है, तो ये तभी आ सकती हैं जब आप यू आर वरिड अबाउट योर स्टडीज़, और उसको मार्क्स अच्छे लाने के लिए, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ये इतना सा स्ट्रेस तो होना चाहिए। तो जब तक स्ट्रेस वरी के बराबर है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर स्ट्रेस तुम्हारे ऊपर हावी होने लगता है दैन इट इज़ ए प्रॉब्लम। अब इसमें जैसे कई बार है, आप 2-2 3-3 घंटे एक ही चैप्टर को खोल कर बैठे हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपसे कुछ नहीं हो रहा है और आप उसमें आपको बड़ी घबराहट होनी शुरू हो जाती है, ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने अच्छी तरह किया था और मैंने इसके यूनिट टेस्ट में मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे, अब मुझे क्या हो गया, अब ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, किताबें बंद कर देनी चाहिए। उसके अंदर अब आपको क्या करना है, स्ट्रेस्ड बर्स्ट एक्टिविटीज़ करनी है। स्ट्रेस बर्स्ट एक्टिविटीज, इस स्ट्रेस को खत्म करना है, बैठे बैठे टाइम नहीं खराब करना। ठीक है, परेशान होते जा रहे हो तो अब ये रेमेडी है स्ट्रेस को खत्म करने के लिए, स्ट्रेस बर्स्ट एक्टिविटीज करो। अब वो एक्टिविटीज क्या हैं, आपको के मतलब घर में बालकनी है या अब उसमें पार्क में चले जाओ या घर के पास कोई पार्क है और ब्रिस्क वॉक करो। ब्रिस्क वॉक जब आप करोगे ना, आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर आ जाएगी। और ब्रिस्क एक्टिविटीज तक कई बार तो ऐसा मैजिक होगा, जो आपको चैप्टर समझ नहीं आ रहा था ना और आप कह रहे थे कि भाई यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए, मुझे क्या हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें आप रिकॉल कर लेंगे ब्रिस्क वॉक करते करते। और ये स्ट्रेस बर्स्ट एक्टिविटीज़ में जैसे किसी को म्यूज़िक अच्छा लगता है या किसी को पेंटिंग अच्छी लगती है या किसी को कुकिंग अच्छी लगती है, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर लो। तो जो थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल रहा था उसको डिसकंटिन्यू करो, अपने माइंड को उस वाली प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट कर दो और कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर लो। इससे 100% फ़ायदा होगा। ठीक है, इसका बहुत मैजिक इफेक्ट होता है। दूसरा, अब इसके बाद में स्ट्रेस आ गया, आपने बर्स्ट एक्टिविटीज़ भी कर ली, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अब इसके अंदर फिर आप क्या करेंगे, आप सेल्फ काउंसलिंग करेंगे, आप अपने आप से बातें करोगे। अपने आप से बातें करोगे, डायरी ले लोगे, पेन ले लोगे और जो जो चीज़ें परेशान कर रही हैं उनकी लिस्ट बना लो। वर्स्ट से वर्स्ट सोचो, नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं समझ आ रही है, कोई चैप्टर नहीं समझ आ रहा है, कोई सब्जेक्ट ही नहीं समझ आ रहा, क्या हो जाएगा, फेल हो जाओगे। नंबर 1 यही लिखो, ठीक है, मैं फेल हो जाऊंगा। फिर अपने आप से क्वेश्चन करो, फेल कब होएंगे। साइंस में 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर है ना, तो 23 मार्क्स आने जरूरी हैं। फिर आप अपने आप से बात करोगे, 23 मार्क्स भी नहीं आ सकते क्या मेरे। फिर आप अपना सिलेबस जो है वो निकालो। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप पढ़े हो पूरे साल, स्कूल गए हो, आपने कोई यूनिट टेस्ट वगैरह भी दिया, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी पूरी पूरी बुक में से आपको कुछ भी नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता। आप वो वाले चैप्टर निकालिए जो आपको अच्छे आते हैं और हैव अ बेट। आप कम से कम 40 मार्क्स का ऐसा निकाल लेंगे कि अरे ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। तो जो चैप्टर आपको परेशान कर रहे थे उनको हटा दो, जो आपको ठीक लग रहे हैं, आसान लग रहे हैं और आप कर सकते हैं, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, आप पहले उन वाले चैप्टर्स को करिए। अब आपके दिमाग में क्या, अरे 40 मार्क्स का तो हो ही गया, 23 तो पासिंग के लिए लेके आने हैं, मैं तो पास हो जाऊंगा, मैं तो ऐसे ही घबरा रहा था। जब 40 का हो जाएगा ना, आप सोचोगे एक चैप्टर और ले लेता हूँ। ऐसे करते करते बिल्कुल 100% पक्की बात है, आप 55-60 तक पहुँच जाएंगे। जो एक दो चैप्टर तंग कर रहे थे आपको, वो तंग करेंगे। अब उसके लिए क्या रेमेडी है, अगर आप इसमें आपका कोई फ्रेंड है, आपको केमिस्ट्री ज़्यादा समझ आती है, इजी लगती है, फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है, आपके फ्रेंड को फिजिक्स इजी लगती है, केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है, तो आप उसकी जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, इजीली कर लेते हो, आप उसकी हेल्प कर दो। जो जिसमें वो अच्छा है वो आपकी हेल्प कर देगा, वो चैप्टर आपको पढ़ा देगा। क्योंकि एक जैसी एज होती है ना, तो प्रॉब्लम्स भी एक जैसे एज वाले जल्दी एक दूसरे की समझ जाते हैं और वो आपको ऐसे कैची वर्ड बता देगा उस चैप्टर के, कोई ऐसे पॉइंट बता देगा कि आप बहुत जल्दी से कर लेंगे। तो पहले जो आप इजीली कर सकते हैं उसको पहले कर लीजिए, जो डिफ़िकल्ट है फिर उसके लिए रेमेडी करो। फ्रेंड वाली हेल्प नहीं मिल रही है तो अपने पेरेंट्स से बोल दीजिए, कोई ऐसा ट्यूटर महीने एक महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जितनी भी आपको ज़रूरत है वो आपको टीचर कोई लगा देंगे। लेकिन जब आप इस सब प्रोसेस में स्ट्रेस ऊपर लेवल पे जा रहा है, अब सेल्फ काउंसलिंग हो गई, ठीक है, आप उससे निकल गए, बहुत बढ़िया। अगर आप सेल्फ काउंसलिंग से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई फ्रेंड भी ऐसा नहीं है जो आपकी हेल्प कर सके, तो आप अपनी बातें अपने पास तक मत रखिए। अब आपको किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी पड़ेगी। पेरेंट्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं समझेंगे, कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स,
तो ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, कोई फ्रेंड, कोई भी जो आपकी बात समझ सकता है, आप उससे मन की बात डिस्कस करेंगे ज़रूर। आप अपने तक बात नहीं रखेंगे। अगर आपको लगता है पेरेंट्स पे तो वैसे ही इतना मतलब खर्चा है, बर्डन है, मैं वो टीचर के लिए बोल दूँ या मैं वो ट्यूटर के लिए बोल दूँ, नहीं नहीं नहीं, तुम बच्चे हो, तुम्हारे से बड़े हैं, तुम अपनी बात उनके सामने रखो। अगर आप नहीं बोल रहे हो और आप स्ट्रेस से एंजाइटी से पैनिक अटैक से डिप्रेशन, उसके बाद भी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वहाँ भी तो खर्चा होगा। तो उस खर्चे को से बचने के लिए, और हेल्थ कितनी ख़राब हो जाएगी जब आप ये एंजाइटी और पैनिक अटैक्स में घुस जाते हो ना, तो बॉडी के अंदर केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं जिनका बहुत टॉक्सिक इफेक्ट होता है। और तो ये वाले जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक, ये सारे इस रिएक्शन को डीकैटालाइज कर देते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप अपने जो भी प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हो, आप अगर उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी ना किसी के साथ उस पॉइंट को ज़रूर डिस्कस करिए। ठीक है, स्ट्रेस के डिप्रेशन वाले लेवल तक आपको नहीं जाना है। कोई ना कोई आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, कोई ना कोई ज़रूर हेल्प होगी। तो आई होप आप जो बच्चे इस परेशानी से का सामना कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनको मेरी बातों से कोई फ़ायदा होगा। और नेक्स्ट वीडियो मोटिवेशनल केमिस्ट्री पे, नेक्स्ट वीडियो में भी फिर मैं बात करूँगी। और बच्चों, बस मेरी तरफ से तो यही ब्लेसिंग्स हैं कि आप खुश रहो और कामयाब हो जाओ।